वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। लंदन से पंचायत के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। चुनाव आयोग को बार बार घेरने की कोशिश, चुनाव आयोग पर बार बार संदेह करने का प्रयास, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगाने का प्लान आज एक बार फिर से ध्वस्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज विपक्ष को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल देश का हर विपक्षी दल बार बार ये राग अलाप रहा था कि वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे के अंदर वोटिंग का डाटा सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए, और इसे लेकर कांग्रेस और सभी विपक्षी दल चुनाव आयोग पर लगातार उंगलियां उठा रहे थे। लेकिन आज इसी मांग को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव तक दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव में बाधा नहीं डाल सकते हैं और हम भी जिम्मेदार नागरिक हैं और हमें संयमित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आज 5 की पंचायत में हम ये बड़ा सवाल उठाएंगे कि आखिर विपक्ष चुनाव आयोग पर संदेह, शक पैदा करके क्या हासिल करना चाहता है। विपक्ष ने कभी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर, कभी ईवीएम पर, कभी वीवीपैट की गिनती पर, और अब वोटिंग डेटा को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हर बार उसे निराशा हाथ लगी। लेकिन क्या अब भी चुनाव आयोग पर आगे भी सवाल उठाए जाएंगे, या फिर विपक्ष को मिल गया है सबक? आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं 5 की पंचायत में कि चुनाव आयोग पर मचे घमासान पर पीएम मोदी और विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है। ये लोग इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं। हमारे देश का चुनावी व्यवस्था कहती है कि अगर कोई पार्लियामेंट सीट में अगर किसी कैंडिडेट की मृत्यु हो जाए तो वो चुनाव स्थगित होता है। ठीक है, अगर कोई पार्लियामेंट का कैंडिडेट उसका स्वर्गवास हो जाए तो वो सीट चुनाव स्थगित हो जाता है, उसकी डेट बाद में है। कोई मुझे बताए कि राजीव गांधी नाम का एक व्यक्ति जो पार्लियामेंट के चुनाव का कैंडिडेट था, उनकी आतंकवाद में हत्या हो गई, उनकी सीट कैंसिल होनी चाहिए थी, रुकनी चाहिए थी चुनाव, लेकिन उस समय के इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश का चुनाव रोक दिया। कोई लॉजिक नहीं था, और करीब 21-22 दिन दिए और उनके अस्थि लेकर के पूरे देश में यात्राएं चली और फिर चुनाव की डेट दी गई। तो कौन सा लेवल पे गिरता देश के इलेक्शन कमीशन, और बाद में वो खुद कांग्रेस के कैंडिडेट बन के अडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। आप इलेक्शन कमीशन की बातें करते हो, और इसलिए जो न्यायिक हो रहा है वो उनको लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा। बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने अब तक स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल फायदा उठाया। जब आप मतपत्र से वोट डालते थे, 24 घंटे के अंदर में निर्वाचन आयोग 70C के जो सूची है उसको जारी कर देते थे, सारे कितने वोट पड़े उसको जारी कर देते थे। और अब जब इलेक्ट्रॉनिक युग है तो निर्वाचन आयोग एक सप्ताह 10-10 दिन तक के आप वो कितने वोट पड़े उसकी जानकारी आप नहीं दे रहे हैं, और जानकारी आती 6 से 8% वोट प्रतिशत बढ़ गया। इसका मतलब ये निर्वाचन आयोग बायस्ड है और बैठे हुए अधिकारी बायस्ड है। फॉर्म 17C जो है वो सारा वेबसाइट पे डाल दो। आजकल तो वेबसाइट पे कुछ भी डाला जा सकता है, पूरा देश देख लेगा कि कहाँ कितने वोट पड़े। उसमें क्यों छुपाया जा रहा है? जब छुपाते हैं तो शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है तो सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है, और जब सिस्टम के ऊपर से फेथ खत्म होता है तो जनतंत्र सफर करता है।
और मोदी से तो कहते हैं आप भगवान हो, तो कोई थोड़ी तो अपने मतलब के चेलों को कहो ना कि कुछ काम तो सही तरह से करें। हम तो कह रहे हैं दिक्कत क्या है, आप जो वोट पोल हुई हैं, डेटा आपके पास है, 17C जो फॉर्म है वो ऑफिशियल फॉर्म है, ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है, तो आप देख ही नहीं रहे। तो आइए शुरू करते हैं 5 की पंचायत में चर्चा का दौर। मुद्दा है चुनाव आयोग को क्लीन चिट और विपक्ष हुआ चित। बड़ा सवाल, चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश आखिर कब तक, और क्या विपक्ष को लोकतंत्र पर अब भरोसा नहीं रहा? इन सब चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त सिद्धार्थ यादव जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वहीं महिमा सिंह एडवोकेट हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, इसके अलावा समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही डीके दुबे जो संविधान के विशेषज्ञ हैं। आप चारों का डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। महिमा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि बार बार विपक्षी दल जो है वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, और अब एक बार फिर फैसला जो है वो विपक्ष जो आरोप लगाता है उसके पक्ष में नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव तक दखल देने से इनकार कर दिया है। कितने झटके मिलने के बाद विपक्षी दल अब मानेंगे कि भाई चुनाव हो जाने दो, ये कोर्ट कचहरी बाद में होती रहेगी? जय हिंद। सबसे पहले तो रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को दोहरा देना चाहती हूँ प्रखर जी, आपके शो की शुरुआत करने से पहले, कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। आपने अपने शो की शुरुआत में जो रिपोर्ट चलाई उससे पहले जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया उन शब्दों पे आपत्ति जताते हुए आपने कहा संदेह की कोशिश, आपने कहा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि इस याचिका में जो याचक है, जो याचिका करता है, वो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। विपक्ष की पार्टियों के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक महुआ मोइत्रा की भी उसमें याचिका थी, महुआ मोइत्रा की भी। सवाल उठाते रहना चाहिए, सवाल उठाना। महिमा जी, बस एक करेक्शन करना चाहता हूं, एडीआर के अलावा महुआ मोइत्रा की भी ये याचिका थी। महुआ मोइत्रा जो है इंडिया अलायंस की सहयोगी हैं। बस आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मुख्य याचिकाकर्ता उसमें एडीआर है, पहली बात, जो एक एनजीओ है। और दूसरी बात ये कि आप जब कह रहे हैं कि सवाल उठाने से चुनाव आयोग बदनाम हो रहा है या उस पर संदेह आता है प्रखर जी, तो अपनी बात को, अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए मैं आपसे एक तुरंत एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये लोगो पहचानते होंगे आप, और दर्शक भी पहचानते होंगे किसका लोगो है ये? चुनाव आयोग का लोगो है जी। अब मैं इसे यदि खोलूं, लोगो का इस्तेमाल होता है किसी भी औपचारिक कागज पर, दस्तावेज पर। ये जो कागज है ये राष्ट्र सेवा समिति नाम की एक संस्था ने छापा, और इसको लेकर मैंने चुनाव आयोग को ट्वीट किया, शिकायत दर्ज की कि कोई भी संस्था, और इसके अंदर जिस जिस तरह की बातें लिखी हैं उसे पढ़ूंगी तो लोकतंत्र शर्मसार होने लगेगा। और चुनाव आयोग का लोगो इसके ऊपर लगा है। अब ऐसे में अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, मैं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सवाल क्यों ना उठाऊं? सवाल उठाऊं तो बदनाम कर रही हूं ऐसा क्यों कहलाऊं? मैं तो बिल्कुल सवाल उठाऊंगी, और तब खास तौर पर उठाऊंगी जब 5 चरणों में 425 सीटों पर मतदान हो चुका है, जिसमें से 115 सीटों के ऊपर प्रखर जी मतदाताओं की संख्या गिरकर नीचे आ गई है। थोड़ी बहुत नहीं, हजारों लाखों की तादाद में 115 सीटों पे, छोटी बात नहीं है। ये इतिहास में एक बहुत, जिसे कहेंगे ना, रेयर इंसिडेंस है कि भारत देश के अंदर, जिसे हम कहते हैं सबसे युवा देश है, वहां पर वोटरों की संख्या बढ़ गई है। यदि कम हुआ है वोटर टर्नआउट, तब भी वो संख्या ज्यादा आनी चाहिए थी, क्योंकि 2019 के मुकाबले 24 के मुकाबले 19 में, 19 के मुकाबले 24 में, 14 के मुकाबले 19 में, 19 के मुकाबले 24 में वोटरों की संख्या, युवा वोटरों की संख्या कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में यदि हम एक सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, साधारण सा सवाल, आप देखिए 225 पेज के हलफनामे में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चुनाव आयोग क्या दलील देता है कि हम 17C का फॉर्म क्यों बाहर नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते, कहते हैं कि फोटो को मॉर्फ कर दिया जाएगा और फिर मॉर्फ करके उससे पब्लिक मिसट्रस्ट पैदा होगा। डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात करते हैं, उस डिजिटल इंडिया के अंदर ऐसी दलील देना
कितना अशोभनीय है हमारे चुनाव आयोग। मुझे लगता है आपने अपनी बात कह दी होगी, चूंकि आपने मुझ पर एक आरोप लगाया। आपने कहा कि मैंने अपनी शुरुआत जब मैंने बुलेटिन की तो मैंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर आपने आपत्ति ली। लोकतंत्र में आपका अधिकार है, और बिल्कुल जो आपने दिनकर जी का जो एक कविता का अंश सुना है मैं उससे भी सहमत हूं। और जब आपने कहा कि मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए उस पर आपने आपत्ति ली, तो उसके पक्ष में मैं कुछ आपको बता के पढ़ के सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। मार्च 2021 में मैं ये सवाल क्यों उठाता हूं, मैं सबूत के साथ आपको बताता हूं कि मार्च 2021 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक सेमिनार में हिस्सा लिया और भारतीय चुनाव प्रणाली पर उन्होंने बोलते हुए कहा, और जो बोला बहुत शर्मनाक है हर भारतीय के लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी। उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन और गद्दाफी भी चुनाव करवाते थे, तब लोग वोट तो डालते थे लेकिन सच में अपना मत नहीं देते थे, क्योंकि उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने वाली कोई संस्था वहां काम नहीं कर रही थी। अब आगे राहुल गांधी कहते हैं, महिमा जी ध्यान से सुनिएगा, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत को यह तलाश करना चाहिए कि कहीं यह सीमा रेखा से भी भारत नीचे तो नहीं चला गया है, जब विदेश की धरती पर आपके नेता भारत की चुनाव प्रणाली की तुलना, भारत के लोकतंत्र की तुलना सद्दाम हुसैन के इराक और कर्नल गद्दाफी के लीबिया से करने लगे, तो एक एंकर को यह सवाल उठाना पड़ता है, जिससे आपको तकलीफ होती है। दूसरी आपने कहा कि आपत्ति अगर आप कह रहे हैं कि सवाल उठाना चाहिए, कोर्ट में जाने का हक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट का आपने जो भी उसने अपना आज जो बात कही है वो भी आपने पढ़ के आप आई होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पे सवाल उठाया है कि जब ये इस पर जब चर्चा थी 17C पर पहले भी हो रही थी, तो ठीक 5वें दौर के बाद आप फिर से क्यों आए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाया है। खैर, हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भी हैं। नहीं, ठीक है, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, मुझ पर एक आपने आरोप लगाया था, मैंने उसका जवाब दे दिया। और भी मेहमान हैं, उनके पास मैं आऊंगा, आपके पास फिर से आऊंगा, आप इंतजार कीजिए, आपका भी नंबर फिर से आएगा। सिद्धार्थ यादव, नहीं, ये नहीं होगा कि आप ही के साथ जो है पूरी मैं आधे घंटे तक बहस करता रहूंगा। आपके पास आऊंगा महिमा जी, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज, थोड़ा धैर्य रखिए। सिद्धार्थ यादव जी, महिमा जी का यह कहना है, महिमा जी ये कह रही हैं कि आखिर अगर संदेह का माहौल बन रहा है तो आखिर डेटा 24 घंटे बाद जारी कर देने में क्या बुराई है? सिद्धार्थ, मुझे उत्तर देने दीजिए। मुझे आपने मेरे नेता का नाम लेकर उनका बयान बताया, मुझे उत्तर तो देने दीजिए। महिमा जी आप दे दीजिएगा उत्तर बाद में। प्रखर जी, या तो आप नहीं, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, मैंने आपको जवाब दे दिया। आपके राहुल गांधी लीबिया और इराक के लोकतंत्र से, वो लोकतंत्र भी नहीं है, उन देशों के चुनाव, उन देशों के जो घटिया चुनाव होते हैं उनसे भारत के महान लोकतंत्र की तुलना करते हैं। ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। चलिए सिद्धार्थ जी बोलिए। एक तरफा चर्चा हो जाएगी। हमारे प्रखर जी, प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाकर महिमा जी आपसे थोड़ी देर महिमा जी की आवाज डाउन कर दीजिए, अवसर मिलेगा सिद्धार्थ की आवाज आने दीजिए। मुझे उत्तर देने दीजिए ना आप मेरे, या तो आप प्रखर जी, हाँ सिद्धार्थ जी बोलिए। या तो आप इतना लंबा बयान ना पढ़ते, या प्रखर जी आपको मेरे को अवसर देना पड़ेगा बात करने। नहीं, आप बोलिए ना, मैं आपको कहाँ रोक रहा हूँ, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। सिद्धार्थ जी आप बोलिए, खुलकर बोलिए। गलत तरीका है। अभी जो महिमा जी जिस प्रकार की बात या कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का नैरेटिव कर रही है, मैं मानता हूँ कि तार्किक चर्चा नहीं कर रहे। प्रखर जी या तो फेडर उनका डाउन करिए, नहीं तो मैं अच्छा ठीक है सिद्धार्थ जी एक मिनट दे देता हूँ। देखिए सिद्धार्थ जी रुक जाइए, सिद्धार्थ जी एक मिनट रुक जाइए, मैं आपके फिर आऊंगा। महिमा जी, महिमा जी को आवाज आ रही है मेरी? महिमा जी एक मिनट, ठीक है। चूंकि अगर मैं आपको अभी मौका नहीं दूंगा तो मुझे मालूम है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जितने हैं वो सुप्रिया श्रीनेत सिंड्रोम के शिकार हैं, इसलिए आप मुझ पर व्यक्तिगत हमले शुरू कर देंगी। उससे बचने के लिए मैं आपको 120 सेकंड दे रहा हूं, सिर्फ 120 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात बोल दीजिए। स्टार्ट, आपका टाइम शुरू होता है, आप बोलिए महिमा जी। आप मुझे ये बताइए सुप्रिया श्रीनेत सिंड्रोम क्या होता है? ये वही सिंड्रोम होता है जिसका प्रदर्शन आप कर रही हैं। चलिए आप बोलिए, 120 सेकंड, समय मत खराब कीजिए, 120 सेकंड मिला, बोलिए, टाइम शुरू होता है, आप बोलिए महिमा जी। आप मेडिकल जो है एक्सपर्ट भी हैं, ये तो मुझे नहीं पता था। प्रखर जी जरा परिभाषा कर दीजिए। चलिए ठीक है, बोलिए, समय मत खराब कीजिए, 120 सेकंड मिल रहा है, बहुत कीमती समय, बोलिए। कीमती समय है जनता का, इसीलिए गलत तरीके से बरगलाना नहीं चाहिए। हाँ, बोलिए। सिंड्रोम का नाम आप बता रहे हैं अपने व्यक्तिगत विश्लेषण में, उसकी परिभाषा भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा हो समझ गई हैं। अभी आप जो मेरी बातों का जो आप जवाब देना चाह रही थी सिद्धार्थ को, पहले आपने 4 मिनट बोला, उसके बाद मैंने अपनी बात कही, आप फिर से बोलना चाहती हैं, मैं आपको फिर से बोलने का मौका दे रहा हूं।
इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता अगर बहस में फिर भी आप कह रहे हैं एक तरफा जा रही है, तो ये आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। ठीक है महिमा जी बोलिए। एक संचालक 120 सेकंड आपको फिर से दे रहा हूं, आप अपनी बात बोल लीजिए। आप एक निष्पक्ष चर्चा करने का मौका मैं निष्पक्ष चर्चा कर रहा हूं, उसके लिए आपको बीच में रोका नहीं था। पूरे 4 मिनट आप बोली थी। आप जाके चेक कर लीजिएगा, इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा। और एक बात और, आपको फिर सिद्धार्थ को रोके फिर मौका दे रहा हूं मैं, 120 सेकंड मौका दे रहा हूं, लेकिन आप फिर भी बोलने को तैयार नहीं है। मैं कितनी एहसानमंद हूं आपकी कि आपने चर्चा में मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दे रहे हैं। आपने इतना लंबा बयान मेरे नेता का पढ़ा, आपने ये नहीं बताया कि इस देश के प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर जाकर बोलते हैं कि 2014 से पहले हम अपने आप को भारतीय बोलने में शर्मसार होते थे। शायद आपके बाप दादा ये होते होंगे, दर्शकों के और मेरे बाप दादा गर्व से कहते थे 1947 के समय से और उससे भी पहले, सदियों पहले से, कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। ये प्रधानमंत्री जब ऐसी बात कहते हैं तब आप शर्मसार नहीं होते। लेकिन भारत को रूस और जर्मनी के रास्ते पर ले जाने वाली बात के ऊपर जब मेरे देश के नेता, मेरी पार्टी के नेता टिप्पणी करते हैं तो आप शर्मसार हो जाते हैं। इससे जनता के लिए, जनता बड़ी नीरक्षीर विवेकी है प्रखर जी, देख पा रही है आप चर्चा कैसे कर रहे हैं और आप बात क्या कह रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, मेरा सवाल यह था, जो महिमा जो माफ कीजिएगा, महिमा जी जो बार बार आरोप लगा रही है और एक बात कह रही है कि आखिर 24 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को जो भी वोटिंग परसेंटेज है वो बताने में आखिर दिक्कत क्या है, और अगर इसको लेकर वो सवाल उठा रही है कांग्रेस या वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो बीजेपी को इससे दिक्कत क्या होना चाहिए? ये तो जायज मांग है। प्रखर जी, सबसे पहले तो महिमा जी अभी आपको कह रही थी कि क्या उनको एहसानमंद होना चाहिए क्योंकि आपने उनको अवसर दिया। मुझे लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उनके दौर में तो विपक्ष की किसी पार्टी को कोई डिबेट का फॉर्मेट ही नहीं था टीडी पे कि वो आकर के अपनी बात रख सके। ये तो हमारी सरकार सबको सुनती है, सबकी बात की जाती है, आपको भी बुलाया गया है, तो थोड़ी सी सार्थक चर्चा होने दीजिए। चलिए, सवाल दिक्कत प्रश्न से नहीं है, दिक्कत प्रश्न पूछने का फैशन है और फैशन के लिए प्रश्न पूछा जाए उससे दिक्कत है। हमारी देश की एजेंसियों पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मात्र सवाल खड़ा करने के लिए सवाल खड़ा किया जाए उससे दिक्कत है। पता आपको भी सब कुछ है, आपको भी पता है कि 17C का फॉर्म क्या होता है, वो कैंडिडेट को क्यों दिया जाता है। उस फॉर्म को लेकर के अंतिम काउंटिंग डे के दिन पर बूथ के सामने बैठ करके कैंडिडेट का एजेंट बैठता है, वो वोट मैच करने का एकमात्र ऑथेंटिक तरीका है। पोलिंग खत्म होते ही 17C उनको दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और जो इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे फिर वो इलेक्शन कमीशन की ऐप हो जहां पर वोटर टर्नआउट का डेटा अपलोड किया जाता हो या फिर जो बाद में कंसोलिडेटेड डेटा आता हो, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इतने समय से ऐसा ही चलता आ रहा है। पर कांग्रेस पार्टी आज जागी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ये कहना छोड़ देगी कि इस देश के अंदर चुनाव बहुत अच्छे से हो रहे हैं, तो फिर वो ये अपनी हार को कैसे स्वीकार करेंगे, वो अपनी हार को कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये उनकी बौखलाहट, चूंकि देश के लोकतंत्र से वो अपने आप को बड़ा मानते हैं, देश के संवैधानिक व्यवस्था से अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो वो किसी को भी ताक पे रख सकते हैं, पहली बात जी। दूसरी बात, छाछ तो बोला ही बोला, छालनी भी बोलने लगी। अब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रही है, जिन्होंने इस देश के चुनावों को भी तार तार किया। इलेक्शन कमिश्नर, आफ्टर द पोजीशन ऑफ होल्डिंग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो कांग्रेस पार्टी से जाकर के चुनाव लड़ सके। ऐसे बायस दौर को जब हमने देखा, तब वो जाकर के चैलेंज करके कैसी बेबुनियाद बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी महिमा जी यहां पर आपके शो पर बैठ करके उसको जस्टिफाई करने का काम करती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रखर जी, इसमें कुछ नहीं है, मैं मानता हूं ये बहस का विषय होना भी नहीं चाहिए। अब आप ये सिद्धार्थ, जब आप ये जानते हैं कि फॉर्म 17C जो है, जब वो काउंटिंग खत्म हो जाती है तो उसका जो मेन कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है, वो स्ट्रांग रूम में रखी जाती है। उसके अलावा उसकी कॉपी जो है वो पोलिंग एजेंट को दे दी जाती है। तो अगर उसको सार्वजनिक कर दिया जाता है, अगर इस पर चर्चा कोई करना चाहता है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन कोई अगर ये मांग रख रहा है कि ठीक है, फॉर्म 17C को आप सार्वजनिक कर दें, तो इससे क्या किसी को दिक्कत होना चाहिए? नहीं प्रखर जी, पहली बात तो इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन दे चुकी है और मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पे। मैं एक राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और मेरा आपकी पार्टी का रुख क्या है इसे लेकर? नहीं, हमारी पार्टी का रुख तो इतना है कि चाहे हम सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और दल हो, हम विपक्ष में थे, कुछ भी रहा हो, देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास देश का बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब 17C फॉर्म को लेकर के जो डेटा की आप बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन का तो सेकंड अपडेट हो रहा है। हमारे साथ बाकी दो मेहमान भी हैं, हमारे साथ दो मेहमान भी। सिद्धार्थ, मैं आपको रोक रहा हूं, समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर, जो चर्चा हो रही है बार बार की
ये दबाव क्यों बनाया जा रहा है? इस दबाव के पीछे क्या वजह है? क्या ये चुनाव आयोग को बैकफुट पर करने की कोशिश है या ये हार का डर है और उसकी भूमिका तैयार की जा रही है? समीर, देखिए प्रखर जी, आज जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट, और उसके पहले आप देखेंगे अप्रैल महीने में भी ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह संभव नहीं है इस तरीके से। उस मामले में उसमें प्रशांत भूषण ने यह केस लड़ा था और अब आज सुप्रीम कोर्ट का मामला आया तो उसमें मोहिया मोत्रा और एडीआर इसमें शामिल रहे, पवन खेड़ा इसके अंदर शामिल रहे और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि 5 फेज का चुनाव हो चुका है और अब इतना मैन पावर चुनाव आयोग के पास नहीं होगा कि वो जो आप डिमांड कर रहे हैं बाकी 2 फेज में पूरी की जाए। और ऑलरेडी इस मामले में सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव हो जान दीजिए, इसके ऊपर चल रही है। इसके पहले भी 40 बार ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अलग तरह की याचिकाएं दाखिल हुई है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी कि नहीं, चुनाव होंगे तो ईवीएम के आधार पर होंगे, बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव कराने की कोई भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने सहमति नहीं दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब 19 अप्रैल को पहले फेज का वोटिंग होता है तो उसके 11 दिन के बाद आप मतदान का अपलोड करते हो। मुझे लग रहा है जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो 11 दिन का समय इलेक्शन कमीशन को नहीं देना चाहिए। दूसरे फेज के बाद भी आप 4 से 5 दिन लेते हो। आप अगर, जब आपको पता है कि आपके ऊपर इतने प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो इसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन को इस बात से बचना चाहिए। चुनाव होने के बाद जितने जल्दी हो सके वो डाटा अपलोड करते हैं, 11 दिन लेगा तो विपक्ष को भी कहने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इससे बचना चाहिए। लेकिन जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और जब देखिए भारत का लोकतंत्र इतना पुराना है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, आज हम अपने पड़ोस में जो हमसे टूटकर एक देश पाकिस्तान बनाए, वहां कैसे चुनाव होते हैं, वहां का चुनाव कैसे काम करता है, वहां चुनाव में क्या दखलंदाजी होती है। जो आपने बात कही है बात तो ठीक है कि 11 दिन का जो समय था, इसके पहले कभी इतना समय नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए। जब इतना शक का माहौल पैदा हो चुका है तब ऐसे में एहतियात चुनाव आयोग को बरतना चाहिए थी। लेकिन जो बाकी सवाल हैं, जो ईवीएम पर सवाल उठाए गए, वीवीपैट पर सवाल उठाए गए, उससे पहले शुरुआत होती है चुनाव आयुक्तों पर सवाल उठाने की, तो इसके पीछे रणनीति क्या है? क्या पूरी जो संवैधानिक संस्था जो है एक चुनाव आयोग, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है या अपनी हार की भूमिका पहले से ही तैयार कर लेनी है? ये मेरा सवाल। मेरा ये कहना है 2004 का जो पहला चुनाव था वो पूरा लोकसभा चुनाव का जो हुआ था पूरा ईवीएम से हुआ था। इतने चुनाव देश के अंदर हो गए, इतने विधानसभा के चुनाव देश के अंदर हो गए, कांग्रेस जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारती है। मुझे लगता है कि जब उस समय इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, जब आप जीत जाते हो तो कभी उस पर नहीं उठता। अभी कर्नाटक का हमारे सामने इसका उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश का हमारे सामने उदाहरण है, तेलंगाना का हमारे सामने उदाहरण है। तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरीके से ईवीएम को खारिज कर देना। आपने एक बार प्रश्न उठाया, शंका उठाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसका निराकरण कर दिया। आज जब देश लगातार उस चुनाव में आगे बढ़ रहा है तो विपक्ष को इसको सम्मान से देखना चाहिए, अपने संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करना चाहिए और ईवीएम के माध्यम से ही चुनाव होगा। आप इस पर भरोसा रखिए, आप जनता में भरोसा बनाइए, ईवीएम अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग पर बार उठाकर देश की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसे पूरी दुनिया में बदनाम करने से बेहतर है कि अपनी संवैधानिक संस्था बनाई तो सरकारों ने ही है ना, आप उसमें भरोसा कीजिए। हार जीत चुनाव में चलती रहती है, हमेशा ये कितना कि अगर हम हार रहे हैं तो ईवीएम के कारण हार रहे हैं, मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। ठीक है, हमारे साथ डीके दुबे साहब मौजूद हैं। समीर, जरा संवैधानिक मामलों के जानकार है, कानूनी पहलू समझ लेते हैं। हालांकि महिमा जी भी खुद एडवोकेट हैं, इसलिए चूंकि वो प्रवक्ता है पार्टी की, इसलिए सवाल मुझे अब डीके दुबे साहब से पूछना पड़ेगा कि आज के फैसले का क्या महत्व है। क्या डीके दुबे साहब, अब जो बार बार जो दौड़ लग रही थी सुप्रीम कोर्ट, हर छोटे बड़े मामले पर विपक्षी पार्टियां जा रही थी, क्या वो अब बंद हो जाएगी? और फॉर्म 17C का महत्व क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए। प्रखर जी, इस मामले में सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आज का कोई निर्णय नहीं है, एक एप्लीकेशन का डिसमिसल है। जी। एक एप्लीकेशन, इंतरिम एप्लीकेशन लगाई गई थी और ये कहा गया था कि साहब हमें एक इंतरिम रिलीफ दे दीजिए कि तुरंत डेटा पब्लिश कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में ये कहा कि जो ओरिजिनल पिटीशन है उस पिटीशन में भी यही रिलीफ मांगी गई है जो आप इंतरिम में मांग रहे हो। तो अगर हम कोई इंतरिम ऑर्डर करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने आपकी पिटीशन को डिस्पोज कर दिया। जबकि पिटीशन अभी कोर्ट खुलेगा तो मेन बेंच के सामने जिसके सामने मैटर चल रहा है वो उसको सुनवाई करेगा। हम वेकेशनल बेंच हैं और इस समय सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी चल रही है। वेकेशनल बेंच होने के नाते हम किसी मेन पिटीशन का डिसीजन नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर हम कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। ये आपकी इंतरिम एप्लीकेशन डिसमिस करते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि चुनाव जो है वो मेन स्ट्रीम में चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का चुनाव आयोग को आदेश देना, चुनाव को डिस्टर्ब करना
हो जाएगा। इसलिए हम इस समय चुनाव को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते और आपकी जो एप्लीकेशन है इसमें कोई ऐसा संदर्भ नहीं है जिसको हम संज्ञान में ले सकें, अतः हम इसको डिसमिस करते हैं। ये दो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केस खत्म नहीं हुआ, केस अभी चल रहा है, लेकिन भविष्य के लिए कोर्ट जब खुलेगी और मेन पिटीशन को सुनेगी तब कोई निर्णय करेगी कि वाकई में क्या है कि चुनाव आयोग अपनी डिफिकल्टी बता रहा होगा। 17C की बात करते हैं कि भाई वो नीचे हर बूथ पर मिल रहा होगा, वो सब कलेक्शन होगा, उसका डेटा कलेक्शन है, उसको इकट्ठा करके कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करना, फिर पूरे देश का डेटा ऊपर जाना, फिर वहां पर कंसोलिडेट होना और उसको पब्लिश करना। इसलिए ये अपनी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो चुनाव आयोग अपनी बताएगा कि भाई हम क्यों तुरंत पब्लिश नहीं कर सकते और हमारे पास क्या डिफिकल्टी आ रही। जैसे महिमा जी ने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कह दिया कि साहब इसकी कोई मोर्फ कॉपी ना बन जाए और बाद में कोई क्लेम बन जाए और कुछ और हो जाए। ऐसी मुझे नहीं मालूम है कि वाकई ये चुनाव आयोग ने अपनी दलील में कहा नहीं, क्या किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ चुनाव आयोग अपनी डिफिकल्टीज बताएगा और चुनाव आयोग की डिफिकल्टी और वाकई में लॉ एंड ऑर्डर और जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोई ऑर्डर करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ ये कहते हुए खारिज किया है कि देखिए अभी इसका समय नहीं है, मेन पिटीशन जो है वो उसके साथ डिस्पोजल होगा और ये मेन पिटीशन को डिस्पोजल करना है, आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार करना या आपकी इंतरिम ऑर्डर करना। तो उन्होंने अपनी टेक्निकल प्रैक्टिकल जो कोर्ट में समस्याएं आती हैं वो कोर्ट को ध्यान में रखते हुए वेकेशनल बेंच उसको डिसाइड नहीं करेगी, ऐसा ऑर्डर किया है। अभी पिटीशन जब मेन आएगी तब उसमें सुनवाई होगी। जहां तक आपने बात कही कि ये लोग ये मतलब आएंगी नहीं, क्या बाद में नहीं आएंगे, नहीं देखिए ये लोकतंत्र है और मुझे लगता है कि जिसको जहां पर शंका लगती है और जहां पर समाधान लगता है वो वहां पर जाता है और अपनी बात कहता है। लेकिन हाँ ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप 40 पिटीशनें लगातार अगर फाइल करेंगे तो कोर्ट छोड़ दीजिए देश भी इरिटेट होता होगा कि नहीं वाकई में आप एक ही विषय को बात बात इन्यूंडो मतलब घुमा घुमा कर उसी बात को बार बार कोर्ट में लेकर आते हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है मुझे लगता है कोर्ट भी बड़ी धैर्यता के साथ उस पर निर्णय करता है। ठीक है, तो मुझे यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। तो ब्रेक के बाद 5वीं पंचायत में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग को जो आज एक तरह से क्लीन चिट मिली है और विपक्ष की उस पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। महिमा सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। महिमा जी, ब्रेक से पहले जो हमारी चर्चा चल रही थी उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि बार बार जो चुनाव निश्चित तौर पर ये किसी भी पार्टी व्यक्ति का हक है लोकतंत्र में कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन हमने इस पूरे 2024 के चुनाव में देखा चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी वहां से लेकर EVM से लेकर VVPAT से लेकर और अब ये वोटिंग परसेंटेज के डेटा तक, ये बार बार जो कांग्रेस और विपक्षी दल गए, बयानबाजी हुई, तो ये सब तो आपके दौर में भी होता था जब आप सत्ता में थे, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तब भी ये सबसे पूरा यही सिस्टम था, ऐसे ही चुनाव आयुक्त चुने जाते थे, ऐसे ही चुनाव होता था। फिर समस्या कहां आ रही है महिमा जी? प्रखर, हमारे समय में एक जो बहुत बड़ा अंतर है, आपने अभी तुलना की है तो मैं तुलना करते हुए बता दूं कि पहली बात तो हमारे दौर में सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा निर्णय नहीं आया था कि किस तरह का पैनल बनना चाहिए एक लेजिस्लेशन के अभाव में, एक लॉ के अभाव में। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और ये कहा एक पैनल बनेगा जिसका हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे। लेकिन उसी के बाद आनंद फानन में इस सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें ये कहा कि 2 जो है, एक मंत्री प्रधानमंत्री तो होंगे सत्तारूढ़ पार्टी के और एक विपक्ष का नेता होगा। आपने कहा कि हमने उस समय पे भी विरोध किया था इस जब अभी अपॉइंटमेंट्स किए गए, उसका विरोध किस लिए किया गया?
क्योंकि एक तो पहले हमने देखा जिस तरह से एक तो पोजीशन खाली ही थी इलेक्शन कमिश्नर की, और दूसरे जो साथ में थे उन्होंने किस तरह से बड़े संदेहास्पद परिस्थितियों के अंदर उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद जब ये मांग उठाई गई कि अपॉइंटमेंट की जाए, तो किस तरह से आपको याद होगा 200 नामों की सूची हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी जी को दी गई थी, जो हमारा नेतृत्व कर रहे थे उस पैनल के अंदर, और अगले दिन 6 नाम जो है एक रात के अंदर रातों रात 6 नाम आप चुन लेते हैं और फिर कहते हैं उन 6 नामों में से आप चुनकर बताइए। ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है? और इसके ऊपर तो बाद में टिप्पणी भी की गई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की गई। आपको याद होगा चंडीगढ़ में किस तरह का जो बवाल हुआ था चुनाव के नाम पर, जिस पर मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा। इसी तरह से अभी ये फैसला भी आना बाकी है, तब मुख्य न्यायाधीश क्या कहेंगे वो सुनना होगा। लेकिन तब चंडीगढ़ के मामले में मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है, डे लाइट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी वर द वर्ड्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो वही ऐसा कभी 2014 से पहले देखने को नहीं मिला था। ऐसा भी देखने को नहीं मिला था कि कुल वोटरों की संख्या बाहर ना आती हो। अभी हाल ही में जो पूर्व मुख्य जो है चुनाव आयुक्त हुए SY कुरैशी, उन्होंने ये बात कही प्रखर जी कि ये जो डेटा है ये रियल टाइम डेटा है और 24 घंटे के अंदर अंदर इसे चुनाव आयोग बाहर कर सकता है। वो तो खुद चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं। तो ऐसे में सवाल क्यों ना खड़े हों? मेरी पार्टी या विपक्ष की ही बात नहीं है प्रखर जी, इस देश के हर नागरिक से आज आप जमीनी स्तर पर जाकर बात कीजिए, वो हैरान है और ये पूछ रहे हैं कि ये 1 करोड़ का फर्क कैसे आया, ये 10-11 दिन क्यों लग रहे हैं, ये मोदी का डिजिटल इंडिया कहाँ है, ये डिजिटल इंडिया के अंदर डेटा बाहर आने की स्पीड और स्लो क्यों हो गई है, ये अंदर क्या झोल झाल चल रहा है, ये 5-6% का फर्क कैसे आ गया है वोटर टर्नआउट में। ये सारे सवाल आज जो 18 साल का नया वोटर है ना, युवक, वो पूछ रहा है, क्योंकि वो बड़ा सतर्क है, अवगत है। और अपनी बात को यहां विराम देने से पहले भाजपा के प्रवक्ता की एक बात का उत्तर दे दूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हमने चुनावों के ऊपर या हमने लोकतंत्र के ऊपर आघात किया था। उस आघात के ऊपर कई बार और अभी हाल ही में दोबारा से मेरे नेता बिल्कुल साफ गोई के साथ क्षमा याचना कर चुके हैं इस देश से। और वो नेता बड़ा होता है जो अपने मुंह से गलती को कहता है और क्षमा याचना करता है। 2002 के गोधरा की तरह नहीं, या गांधी हत्या की तरह नहीं, जिसके ऊपर भाजपा या RSS कभी मुंह से कहती भी ना हो कि हमसे गलती हो गई। आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी 20 साल के बाद। 20 साल में कभी हमने उस समय के मौजूदा मुख्यमंत्री से और आज के प्रधानमंत्री से कभी क्षमा का नाम भी सुना था क्या? नहीं सुना था। इसलिए तारीफ करनी चाहिए उस नेता की जो अपनी पार्टी के पूर्व कभी इतिहास में हुई गलतियों को लेकर के आज माफी मांगते हैं। और आज कहीं कोई महिला रोते हुए कहती है मेरा कौन है, तो उसे गले लगाकर, या कोई बच्चा या कोई अपनी बात के लिए सिद्धार्थ से सवाल पूछते तो जो आपने मुद्दे उठाए सिद्धार्थ, जो बार बार बात आ रही है, फिर वही बात, लेवल प्लेइंग फील्ड, ये शब्द बड़ा इस बार मशहूर हो चुका है इन चुनावों में। पहला इनका कहना है कि चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति थी, जो इनके समय में होती थी, बिल्कुल सही तरीके से होती थी, EVM जो थी वो सही तरीके से काम करती थी। लेकिन आपकी सरकार 2014 के बाद जब से आई है, तो वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सब लोगों को मिल नहीं रही है। सिद्धार्थ, प्रखर जी, सबसे पहले तो मैं महिमा जी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी पार्टी क्षमा मांगती है। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को खतरे में डाला था, उस पर आघात किया था। इस देश के संविधान पर सबसे बड़ा हमला आज के हमारे वर्तमान के कांग्रेस पार्टी की नेता की दादी जी ने किया था। वो इस बात को स्वीकार करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया है। पर वो कह रहे हैं कि आपने, मैं महिमा जी आपके बीच में नहीं बोला, पर उन्होंने कहा कि 20 साल में आपको क्लीन चिट मिली सुप्रीम कोर्ट से, आपने 20 साल में क्षमा क्यों नहीं मांगी? मैं महिमा जी आपके बीच में नहीं बोला था, आप थोड़ी सुनने की हिम्मत रखिए, सहिष्णु बनिए। लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ भी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीच में औरों के बोलती रहेंगी और किसी को बोलने नहीं देंगी। लेवल प्लेइंग फील्ड है, थोड़ा समझिए बात को, बोलने दीजिए। अब देखिए, अब महिमा जी ने कहा 20 साल बाद आपको क्लीन चिट मिली सुप्रीम कोर्ट से, पर 20 साल में आपने क्षमा नहीं मांगी। हमने इसीलिए नहीं मांगी थी क्योंकि हमारी गलती नहीं थी, हमने कुछ गलत नहीं करा था, इसलिए देश के सर्वोच्च अदालत ने हमको क्लीन चिट दी। और इसीलिए इस देश की आपकी एजेंसियों के दुरुपयोग की एक लंबी गाथा के बावजूद हमारे देश के सर्वोच्च नेता उसमें से बिल्कुल बेबाक बाहर निकल करके आए, एक दाग उनके दामन पे नहीं आया। पर गलती आप करेंगे, ऊपर से सीना जोड़ी करेंगे। ताजा मामले पे आ जाते हैं, महिमा जी ताजा मामलों पे बात। अब मैं ताजे पे जवाब दूंगा, महिमा जी सुन पाए वर्तमान पे। देखिए, मैं प्रखर जी पेशे से मैं भी वकील हूं और महिमा जी भी वकील हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आज तो 3 मेरे साथ बैठे हुए चर्चा में।
हाँ, तो हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं समझना चाहिए। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की जजमेंट में बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जब तक देश की संसद कोई कानून नहीं बना देती, इंटरिम व्यवस्था ये रहेगी। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बोला। उन्होंने नहीं बोला कि ये परमानेंट व्यवस्था है, उन्होंने नहीं बोला कि यही कमेटी को अपॉइंट करना चाहिए, उन्होंने नहीं बोला कि यही कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट है, नहीं बोला उन्होंने कहा कि देश की संसद को इसको लेकर के कोई कानून बनाना चाहिए, तब तक हम इस व्यवस्था को चलाएंगे। देश की संसद बैठी, देश की संसद के लोगों, देश के द्वारा चुने गए सांसदों ने इसकी लेकर के एक परमानेंट व्यवस्था बनाई, और उस परमानेंट व्यवस्था में वो किया जो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाई। उसमें विपक्ष के नेता को शामिल करके उस कमेटी का हिस्सा बनाया। नहीं तो कांग्रेस के राज में एक तरफा अपॉइंटमेंट्स होती थी, हमेशा से होती थी। तो अगर जैसे देश के अगर चुनावों को पारदर्शी करने का काम हमने किया, तो मात्र प्रश्न उठा करके फैशन में आकर के देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करके कांग्रेस पार्टी को मिलता क्या है? मेरा प्रश्न तो ये है, ठीक, क्या मिलेगा? जवाब मैं महिमा से ले लेता हूं। महिमा जी, जब हम पूर्व चुनाव आयुक्तों की बात करते हैं, उनकी नियुक्ति की बात करते हैं, तो टीएन शेषन का बड़ा मशहूर किस्सा है। वो राजीव गांधी की कैबिनेट सेक्रेटरी होते थे, और चंद्रशेखर की जब सरकार थी तो कैसे उनको रातों रात मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था, और राजीव गांधी से वो मिलने गए उसके बाद कि पद मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस तरह की कई बातें सामने आती हैं, और ये बातें उस वक्त स्पष्ट भी हो गई जब 1999 में वो गांधीनगर की सीट से लालकृष्ण आडवाणी जी के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ लिए। इसी तरह से एक एमएस गिल साहब होते थे। एमएस गिल साहब जो हैं वो 2001 तक मुख्य चुनावी आयुक्त रहे भारत में। 2004 में वो कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य बन गए, जो 2016 तक रहे। उसके बाद 2008 में उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री थे। तो वो तब की निष्पक्षता कहां गई कांग्रेस की? ये तो चुनाव आयुक्तों की कहानी है, सेशन साहब और गिल साहब की, जिनकी ईमानदारी कसीदे पड़े जाते थे। वो एक पार्टी में शामिल हो गए, और फिर आप कहते हैं कि हमारी नियुक्तियां सही थी, ये नियुक्तियां गलत है। महिमा जी, प्रखर जी, पहले तो आपकी बात का उत्तर देने से पहले जिस बात के लिए मैं हस्तक्षेप करना चाह रही थी वो कह दूं कि मैंने तो गांधी हत्या की भी बात की, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ना उस मामले में, उसमें क्लीन चिट कहीं नहीं मिलती, लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि इसके कोई सबूत नहीं मिल रहे। सबूत ना मिलना कानून में, आप गोधरा की बात कर रही थी, मैं गोधरा जानती हैं। गांधी हत्याकांड 1948 पहुंच रहे हैं, 2002 पहुंच रहे हैं, वर्तमान में इतना बड़ा विषय है। 2024 का चुनाव भारत के भविष्य का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हम लोग भूतकाल में जा रहे हैं, वर्तमान में आइए। मैं सुनिए, मैं हस्तक्षेप वाली बात पहले बोल दूं, अब मैं आपकी बात का उत्तर दूंगी। मैं आपकी बात के उत्तर से बिल्कुल नहीं भाग रही हूँ। आप उस दौर की बात मुझसे पूछ रहे हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी ये कहा कि हमने तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हमने कानून पारित कर दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि उसमें तो वोटिंग हुई बाकायदा, और अंदर जो है सांसदों से, चुने हुए सांसदों के माध्यम से उस कानून को पारित किया गया। ऐसे ही होता है, उस सिस्टम को कांग्रेस ने ही इस देश को दिया और जिंदा रखा है इस देश के अंदर। लेकिन जो पहले नहीं हुआ और आज हुआ, और विश्व भर में कहीं नहीं हुआ, 100 से ज्यादा सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाए और इस तरह से कानून पर कानून पारित किए जाएं, ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ। जितने सांसदों को इस सरकार के अंदर नया संसद भवन बना के उसमें लोकतंत्र की हत्या जिस प्रकार से की गई, और चंडीगढ़ का उदाहरण मैं दे चुकी, इस तरह का। ठीक है, हम समीर के पास चलते हैं। समीर, बार बार जो लोकतंत्र की हत्या के आरोप लग रहे हैं, और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल, समीर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 के पहले जो था वो एक तो स्वर्णिम काल था भारत के लोकतंत्र के लिए। क्या सही में जब लोकतांत्रिक संस्थाएं जो थी 2014 के पहले, वो क्या अलग काम करती थी? खासकर हम अगर चुनाव आयोग की बात करें तो क्या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली 2014 के पहले अलग थी और 2014 के बाद बदल गई? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक बहुत समय से आप हैं। देखिए प्रकाश जी, 2014 के पहले चुनाव आयोग किस तरीके से काम करता था, नियुक्तियां कैसी होती थी, इसमें आपने अच्छे से प्रकाश डाल दिया है। टीएन शेषन का जिक्र किया, बाकी लोगों का जिक्र किया। मुझे लगता है कि अब जो व्यवस्था बनी है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई, विपक्ष के नेता को उसमें सदस्य बनाया है कि उनकी भी रिलाई जाएगी। क्या इसके पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति ऐसी होती थी? टीएन शेषन तो अकेले चुनाव आयुक्त, उनके साथ तो 2 चुनाव आयोग रहते भी नहीं थे। टीएन शेषन के पर कतरने के लिए बाद में 2 चुनाव आयुक्त लगाए, बिल्कुल, उसके बाद में 2 चुनाव के साथ जोड़े गए। तो मुझे लग रहा है कि अब की चुनाव की व्यवस्था बहुत ज्यादा पारदर्शी है। मुझे लगता है कि बार बार इस बात को कहकर दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने से बेहतर ये है कि विपक्ष इस बात को मान लेना चाहिए, और देश की सभी राजनीतिक पार्टी को मान लेना चाहिए कि मौजूदा व्यवस्था में यह जो व्यवस्था है यह सबसे बेहतर है, और इसमें कोई अगर इंप्रूवमेंट आगे लगता है तो राजनीतिक दल मिलकर आपस में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बार बार यह कहते ना कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, ईवीएम
के अंदर डाटा चेंज हो जाता है। अगर चुनाव आयोग डाटा जारी नहीं कर रहा है तो उसके अंदर जो 1 करोड़ वोट बढ़ गए हैं, 4 से 5% वोटिंग बढ़ाई या भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ गए, मुझे लगता है कि इस तरह का भ्रम देश की जनता में। समीर, जब हम लगातार चुनाव पर नजर रखे हुए हैं तो जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर, एक मिनट महिमा जी, एक मिनट मैं आ रहा हूं आपके पास। समीर से एक सवाल मेरा और भी है, क्योंकि हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं चुनावों की और डेटा को लेकर सभी पत्रकार जो भी राजनीतिक विश्लेषक है वो खास नजर रखे हुए हैं, उसमें एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो घर घर जाकर जो वोटिंग करवाई जा रही है 85 साल के बुजुर्ग लोगों की, क्या उसकी वजह से डेटा थोड़ा सा अलग आ रहा है और इसमें परेशानी आ रही है? क्योंकि एक तरह की ये भी देते हैं लोग, होता है नहीं भाई, सिर्फ ईवीएम की वोटिंग नहीं रहती ना, कई बैलेट से वोटिंग होती है। जो कर्मचारी तो पहले वोटिंग कर देते हैं, 85 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग, वो तो पहले भी हो रहा था, जाके उनके घर पर जाकर वोटिंग होती है। कई बार रिमोट एरिया में लेट होता डाटा आता होगा। चुनाव आयोग इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अगर विपक्ष को बार बार इतना कहना है तो चुनाव आयोग से मिले, स्पष्टीकरण मांगे, चुनाव आयोग उन्हें इस बात का जवाब देगा। सिर्फ ये कह देना कि अगर 15 दिन 11 दिन अगर चुनाव आयोग देर हो गया है तो जरूर उसके अंदर उन्होंने कोई खेल किया होगा और मतदान को प्रभावित करने का काम किया होगा, तो किसी विशेष पार्टी के पक्ष में चुनाव आयोग काम कर रहा है। मुझे लग रहा है ये पूरी चुनाव प्रक्रिया को के ऊपर एक उंगली उठाने के समान है। पूरे देश मेरा बार-बार कहने से बच रहे हैं, फिर तीसरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये चुनाव की हार का डर है कि भाई पहले से एक बहाना तैयार कर लो, कहीं ऐसी तो कहानी नहीं है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि उसी दिशा की ओर ये कदम बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पता है 4 जून के लिए ज्यादा समय नहीं है, तो ये पूरा सीक्वेंस है जिसे फिर एक साथ एक एक करके बताया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जनता भी जानती है कि बार बार इसका जिक्र आप अगर करोगे तो जनता पे भी इस बात का असर नहीं होता। विपक्ष को इस मुद्दे को अब छोड़ देना चाहिए। ठीक है। डीके दुबे साहब, जो महिमा जी सुझाव दे रही थी और जो सिद्धार्थ ने जो अपने तर्क दिए, जब संवैधानिक संस्था पर, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था जिसका पूरा दुनिया में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, दुनिया के कई चुनाव करवाने वाली जो संस्थाएं वो भारत में आके ट्रेनिंग लेती हैं, ऐसी संस्था पर जब सवाल उठे तो क्या आपको लगता है कि पूरे सिस्टम में कहीं सुधार की जरूरत है या जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है? आपको क्या लगता है डीके दुबे साहब? देखिए, भारत की तो मेन फिलॉसफी है कि परिवर्तन हमारा नियम है और हम लगातार रिफॉर्म की तरफ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई समस्या रहती तो चुनाव आयोग के पास अपना एक रिड्रेसल बॉडी है, उसके पास भी जाया जा सकता है और उससे भी कहा जा सकता है। चुनाव आयोग ने कई बार इन्वाइट किया, ओपन इन्वाइट किया कि आप आइए और ईवीएम हम आपके सामने रखते हैं। 6 बार इन्वाइट किया। इसमें आपको जो सवाल खड़े होते हैं वो करिए और इसमें हमें बताइए कि हम क्या करें। तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां जाती नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम बार बार कोर्ट जाते हैं या बार बार प्रश्न उठाते हैं चुनाव आयोग के पास जाने की बजाय, तो फिर हम राजनीति कर रहे हैं, देश को एड्रेस कर रहे हैं, अपने मतदाताओं को एड्रेस कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग को सुधार की तरफ नहीं है। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण मुझे ध्यान आती है कि चुनाव आयोग उससे पहले 2014 से पहले ऐसा नहीं था। आप सोचिए इमरजेंसी किस लिए लगी थी भारत में? भाई पूरा का पूरा प्रधानमंत्री का चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था कोर्ट ने, और जिसकी वजह से ये सारा 75 का चक्कर चला था। बिल्कुल, जगमोहन सिन्हा जी का जो फैसला था तब भी सवाल खड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं खड़े होते, कोर्ट ने निर्णय कर दिया था। वो निर्णय बदलने के लिए जजेस के प्रमोशन, जजेस की, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कैसे किया गया था, ये बहुत कुछ हमारे देश में होता रहा। एक बात महिमा जी को बड़े मैं सादर पूर्वक कह रहा हूं, वो ये है कि जब गांधी जी की हत्या का मामला आया तो उस समय मैंने प्रबुद्ध जनों के आर्टिकल्स भी सुने हैं कि उस समय के प्रधानमंत्री के सामने 2 बड़े चैलेंज थे, क्योंकि पटेल जी जा चुके थे और आपकी भी एक किताब है हे राम, मैंने वो पढ़ी है। 2 बड़े सवाल थे, एक तो संघ बहुत बड़ी शक्ति उस समय था और एक गांधी जी बहुत बड़े बाधा सरकार के सामने खड़े थे। क्या दोनों को एक साथ एड्रेस करने की चाल तो नहीं थी? ये जो संघ के ऊपर आरोप लगाए गए थे और उसके बाद वो क्लियर हुए, आरोप केवल लगे थे। देखिए डीके दुबे साहब, जैसा आपने मेरी पुस्तक का जिक्र किया है, मैं तो 600 पेज की पुस्तक गांधी हत्याकांड पे लिख चुका हूं, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। हमें उस विषय में जाना ही नहीं, समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए हम इस विषय से भटक रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय पर किसी और दिन एक अलग से बहस होना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद पांचवी पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं जो चुनाव आयोग को लेकर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और एक तरह से जो क्लीन चिट दी है कि जो वोटों की जो परसेंटेज है उसको लेकर जो विवाद चल रहा था कि बहुत देर से सामने आ रहे हैं, डेटा बहुत देर से सामने आ रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब विवाद को कम से कम चुनाव तक, ये आगे के दो चरण हैं उन तक टाल दिया है। महिमा जी, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, लेकिन आज जो चर्चा का विषय है, प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ा इंटरव्यू दिया है जिसको लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। उसमें कांग्रेस के आरोपों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के समय जो आप जो कह रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आपने जिक्र किया, जब वही सवाल प्रधानमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने 1991 के चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि किस तरह से जब राजीव गांधी की हत्या हो गई थी तो पूरे चुनाव जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे, आगे बढ़ा दिए गए थे 15-20 दिन के लिए, जिसमें कांग्रेस ने उसका लाभ लिया और अस्थि कलश यात्रा राजीव जी की निकाली और चुनावी लाभ लेने की कोशिश करी। तो पहले तो इस तरह से होता रहा था इस देश में, अब अचानक जाकर कांग्रेस को 2024 में जो है वो लोकतंत्र की दुहाई देने लगी है। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रखर जी, सबसे पहले तो अभी दुबे जी की बात सुनते हुए एक छोटी सी टिप्पणी कर देती हूँ। उन्होंने पटेल जी की याद दिला दी तो बस याद आ गया कि RSS पर किस तरह उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। अब मैडम सुनिए, देखिए मैं आपको अब सुन लीजिए, अब महिमा जी एक मिनट सुन लीजिए, ये विषय नहीं था, इस विषय को आप लेकर आए। आपको मालूम नहीं है कि इस विषय पर अगर आप मुझसे बात करना शुरू करेंगे तो मैं 5 घंटे तक आपसे बात करता रहूंगा, है ना। इसलिए चीज किसने किस पे प्रतिबंध लगाया था और क्यों प्रतिबंध हटाया था, किन परिस्थितियों में लगाया था, एक बहुत बड़ा विषय, इस पर अध्ययन करके आइएगा। एक दिन 5 घंटे की बहस करेंगे इस पर, इस पर हम 5 घंटे की बहस करेंगे। वर्तमान पे आ जाइए, वर्तमान पे आ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने मैं आपको नहीं बात करने दूंगा इस विषय पर, उसकी वजह मैं आपको शो के बाद बता दूंगा। आप फिलहाल इस मुद्दे पर आइए। ठीक है, मैं ऐसा ही जैसा आपने अभी रवैया अपनाया वैसा ही जब इमरजेंसी की बात उठा करें तब भी अपना गया। इमरजेंसी का मुद्दा लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए पुराने मुद्दे सामने आ रहे हैं। आप गांधी हत्याकांड को क्यों बार बार बीच में लेकर आ रही हैं? उसका क्या संबंध है भारत के चुनावों से? बिल्कुल संबंध है। भारत की लोकतंत्र, संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं, इन पर चर्चा कर रहे हैं। मैम आप एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, आप गांधी हत्याकांड पे ले जा रही हैं, आप कल को कांगो, कटंगा, कोरिया, क्यूबा की बात करने लग जाएंगी, तो ऐसे तो नहीं होगा ना, समय कम होता है। चलिए आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरोप लगाया कि कांग्रेस के समय लोकतंत्र के नाम पर संवैधानिक संस्थाएं क्या करती थी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप 1991 की बात में फिर वही बात आप देखिए, आप कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र से संबंधित है और वो नहीं है। मैडम वो चुनावी प्रक्रिया पर बात हो रही है, 1991 के चुनाव पर बात हो रही है। मैडम समझने की कोशिश कीजिए। जिन नफरती ताकतों ने एक के बाद एक बड़े इस देश के नेताओं को, कद्दावर नेताओं को, मौजूदा प्रधानमंत्रियों को इस देश से छीना, जो मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री या नेता या किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। 1991 में मैं समझती हूँ कि वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रहे उस समय, और ये बात सर्वविदित, किसी प्रधानमंत्री का निधन हो जाए तो वो एक पब्लिक सेंटिमेंट है। पूर्व प्रधानमंत्री थे उस वक्त, जिसको आज चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर हमने फोटो बाहर कर दी तो पब्लिक मिसट्रस्ट हो जाएगा और फोटोज मॉर्फ हो जाएंगी। उसको हम आज मान लें उस दलील को, लेकिन उस 1991 में एक प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है, उसके बाद एक पब्लिक सेंटिमेंट होता है। और यदि विपक्ष को आपत्ति थी, उस समय के जो नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनकी आज किस तरह से दुर्गति हो रही है भाजपा में, सब जानते हैं, उनको भारत रत्न मिला उन्हें कुछ दिन पहले। उठा लेते, आपने कहा पुरानी बातों को मत उठाइए, आप खुद उठा रहे हैं। मैंने कहा भारत रत्न मिला कुछ दिन पहले लाल कृष्ण आडवाणी को।
जब जब नफरती ताकतों की बात इस देश में उठेगी, गांधी हत्या की भी उठेगी, पटेल के प्रतिबंध की भी उठेगी, और आप चर्चा जब्बर से कर लीजिएगा, बिल्कुल स्वागत है आपका। लेकिन ये बातें एक दूसरे से जुड़ा नहीं है प्रखर जी। ये सारी बातें लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं, ये सारी बातें इस देश के लोगों की भावनाओं से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, और इन्हें आइसोलेशन में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आपने कहा, आपने दो बातें कही। आपने कही प्रधानमंत्री कद्दावर प्रधानमंत्री थे, जाहिर तौर पर राजीव गांधी कद्दावर प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके हत्यारे, जबकि आप गांधी हत्याकांड की बात कर रही हैं, तो राजीव गांधी हत्याकांड की भी बात कर लेते हैं। राजीव गांधी हत्याकांड की वजह जो विचारधारा थी, उस विचारधारा के साथ आपने तमिलनाडु के अंदर हाथ मिला रखा है, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, आपने कहा, पूरी बात ही नहीं हुई मेरी, कहां परेशान हो रही हैं आप। और बात नंबर 2 कि आपने कहा कि राजीव गांधी की जब हत्या होती है तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमको, जब देश का इतना बड़ा नेता चला गया तो चुनाव पोस्टपोन हुए, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा किस्सा 1984 का चुनाव है कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस हत्या का राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव पहले करवा लिए गए। तब आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने प्रखर जी सबसे पहले मैंने पहले भी इसलिए हस्तक्षेप बीच में किया था भाजपा के प्रवक्ता के बीच में, और अभी भी इसीलिए कर रही थी। मैं बड़े नियम से चर्चा करती हूँ। मैं भी नियम से चर्चा कर रहा हूँ। मैंने तो आपसे अपनी तुलना की नहीं, कहा आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे अपनी तुलना कैसे कर सकती हूँ। मैंने तो ये कहा कि मैंने इसलिए उस समय हस्तक्षेप किया कि आप मेरी बात को यदि सिलेक्टिवली प्रोड्यूस करेंगे तो मुझे हस्तक्षेप बताइए ना। जो मैंने पूछा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या होती है तो चुनाव पोस्टपोन करवा दिए जाते हैं क्योंकि उसका लाभ ले लिया जाए। एक वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या होती है, तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या होती है इंदिरा गांधी की, तो चुनाव पहले करवा लिए जाते हैं कि राजनीतिक लाभ ले लिया जाए सहानुभूति पे। तो ये लोकतंत्र के नाम पे हो रहा था ना, ये आरोप आपकी पार्टी पे लगते हैं मैडम। देखिए मैंने बड़े लंबे समय तक खुद संचालन किया है अलग स्तर पर, लेकिन संचालक की मैं समझती हूँ सबसे बड़ी ड्यूटी ये होती है कि गेंद को इधर से उधर हम पास करें। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे मेरी बात पूरी तो करने दीजिए, आप बीच में बोल दीजिए ना। आपने 2-3 बातें जो इस शो में कही हैं, मैं जरूर आपसे शो के बाद चर्चा करना चाहूंगी, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर कह रही हूँ प्रखर जी कि आपने मेरी अभी भी बात को सिलेक्टिवली प्रोड्यूस किया। मैंने कहा इस तरह की नफरत की जो विचारधारा है, ऐसी जो नफरती ताकतें हैं, वो जहां पर भी हों, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं, किसी व्यक्ति साधारण के विरुद्ध भी ऐसी ताकतें खतरनाक है, उनका खंडन किया जाना चाहिए, उनके विरुद्ध हूं। मेरी पार्टी, उसकी विचारधारा, हमारे नेता गांधी जी से लेकर आज राहुल गांधी जी तक उसके खिलाफ हैं और सिर्फ सौहार्द की, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जब आप 1991 की बात उठा रहे हैं या 1984 की बात उठा रहे हैं, मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, आज हम विपक्ष में हैं, हम अपना धर्म निभा रहे हैं। उस समय जो पार्टियां विपक्ष में रही होंगी, उन्होंने अपना धर्म तब निभाया था या नहीं, या वो उस समय किसी और तरह के, शायद उनके लिए तब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता होगा, ये वो जानते होंगे। और उस समय चुनाव आयोग क्या कर रहा था और सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा था, पल्ला झाड़ दीजिए। मतलब उस समय जो गया, जो चुनावों के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर होगा, उस पर हम आज कोई बात नहीं करेंगे। आपको वापस वर्तमान में लाते हुए कह रही हूँ कि आज धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, पुलवामा के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? रानीप के अंदर पिछले चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं वोट देने से पहले 1 किलोमीटर का। चुनाव आयोग क्या कर रहा था? आज मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री। महिमा जी, मैं आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, और आपने जो आरोप लगाया उनके जवाब में सिद्धार्थ से इस ब्रेक के बाद लूंगा। पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और मेरा सवाल सिद्धार्थ यादव आपसे है, क्योंकि महिमा जी ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं
वो जो चुनाव के जो नियम होते हैं, जो एक मर्यादाएं जो है उसका पालन नहीं हो रहा, कभी धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, कभी सेना के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, ये आरोप महिमा सिंह आप पर लगा रही हैं। सिद्धार्थ, देखिए, सबसे पहले तो प्रखर जी, आप उनसे जब वर्तमान की बात कर रहे थे तो वो गांधी हत्या पे जाना चाहती थी, पर आप जब उनसे 84 और 91 की बात करने लगे तो वो वर्तमान की बात करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का यही एजेंडा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अपने इतिहास में चली गई और उनको याद दिलाना पड़ गया, कोई भी याद दिलाने लग जाएगा कि उन्होंने लोकतंत्र और चुनावों के साथ क्या किया, तो जवाब नहीं दे पाएंगे। पर मैं वर्तमान की बात करता हूँ जी। बस्तर में 50 से ऊपर गांव ऐसे हैं, 102 गांव अभी लेटेस्ट डेटा जो आया, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार वोट किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको बधाई दी क्या? वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, वहां कभी वोटिंग नहीं हो पाती थी। लक्षद्वीप के अंदर एक ट्राइब ने पहली बार वोट किया, उसको कांग्रेस पार्टी ने बधाई दी क्या? इनकी बधाई का कोई मोहताज नहीं है, इनसे बधाई मांगते भी नहीं है। पर मैं आपके इनके सिलेक्टिव एजेंडा के बारे में आपको बता रहा हूं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड करते रहेंगे, पर इस देश में सुदूर क्षेत्रों तक लोकतंत्र पहुंच करके मजबूत हो जाए, वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एकमात्र एजेंडा है, मैं प्रखर जी 10 सेकंड लूंगा बस, एकमात्र एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी को जरा सा भी लग रहा होता कि चुनाव जीतने का हमारा चांस है, तो ना आज ये बहस होती है, ना कोर्ट में याचिका होती है, और ना महिमा जी का स्टैंड होता। कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये हिमाचल में नहीं कहेंगे, कर्नाटक में नहीं कहेंगे, ये मध्य प्रदेश में कहेंगे और राजस्थान में कहेंगे। ये इनका सेलेक्टिव एजेंडा है। इनको चूंकि समझ आ चुका कि अब तो हमारी दाल गलनी नहीं, हर विषय के लिए अरे कुछ तो ठीक होता होगा। ईवीएम आ गया तो गड़बड़, वीवीपैट आ गया तो गड़बड़, डेटा आ गया तो गड़बड़। जो पहले से चलती आ रही व्यवस्थाएं हैं, पहली बार इनकी सरकार जिस ईवीएम ने बनाई वो ईवीएम खराब हो गई, पहली बार वीवीपैट आया। मेरे पास समय कम है, मैं एक अंतिम जो प्रतिक्रिया जो है, बात जो है प्रखर जी, कि इनके एक एजेंडा को दिखाती है और कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है कि वो ऐसी बातें कर रही है। ठीक है, अब एक अंतिम प्रतिक्रिया जो है वो हम समीर से ले लेते हैं। समीर जी, हमने पूरे चुनाव में देखा, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए गए, कोर्ट तक गए मामले, लेकिन ठीक है अभी 2 दौर का मतदान बाकी है, तो मुझे लगता है तब तक तो इस तरह से कोई शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। लेकिन जब नतीजे आ जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर से ईवीएम का शोर मचेगा अगर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से सत्ता में आते हैं तब? प्रखर जी, उसके लिए 4 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो प्रोसेस तो शुरू हो चुकी है। आप देखिए, जो अप्रैल में जो मैटर गया था, जो अभी चर्चा हो रही है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया है, तो ये शुरू हो चुका है महीने दर महीने, और ये पहले एक प्रोसेस है, मतलब जिसे कहते हैं प्रैक्टिस की जाती है फाइनल मैच के पहले। तो 4 जून को तो फाइनल मैच का रिजल्ट आएगा, उसके पहले प्रैक्टिस विपक्ष ने कर ली है। 4 जून को भी मुझे लगता है जब परिणाम आएगा तो इसी तरह की बातें आपको और हमको सुनना पड़ेगी। ठीक है, 4 जून का जब परिणाम आएगा तब हो सकता है उसी के ऊपर चर्चा करना पड़ेगी। जी, 4 जून को जब परिणाम आएगा तब हो सकता है कि इस तरह की बातें सुनना पड़ जाएं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हमें यही विराम देना पड़ेगा, समय का अभाव है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल 5 की पंचायत में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। पांच की पंचायत के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो।